NRHM फाइनेंशियल वाउचर्स के अंतर्गत सभी प्राप्तियों की एंट्री पूर्ण करने के पश्चात अब हम सीखेंगे सभी व्ययों और भुगतान की एंट्री करना। इसके लिए हमें पेमेंट्स के अंतर्गत आने वाले बैंक चार्जेस और स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑप्शंस का प्रयोग करना होगा। तो आइए सर्वप्रथम हम सीखते हैं बैंक चार्जेस की एंट्री करना। बैंक चार्जेस के अंतर्गत हमारे पीएचसी के बैंक खाते से काटे जाने वाले राशि की एंट्री की जाएगी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे बैंक खाते से 150 रुपए चार्जेस के रूप में काटे गए हैं। इसकी एंट्री टैली में करने हेतु पेमेंट्स के अंतर्गत बैंक चार्जेस में जाकर एंटर करेंगे। एंटर करने के पश्चात सर्वप्रथम फंक्शन की F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करके उस तिथि का चयन करेंगे जिसमें बैंक चार्जेस लिया गया है, अर्थात जिस तिथि में बैंक द्वारा चार्जेस काटी गई है। इसके पश्चात अकाउंट टाइप में स्टेट बैंक जेडीएस अकाउंट का चयन करेंगे। जिससे कि लिस्ट ऑफ लेजर प्रदर्शित होगा। लिस्ट से जीवनदीप समिति पीएचसी का चयन करेंगे एवं एंटर करेंगे। के पश्चात बैंक द्वारा काटी गई राशि 150 रुपए डालेंगे एवं एंटर करेंगे, जिससे कि पार्टिकुलर्स के अंतर्गत अलग अलग लेजर एंट्रीज प्रदर्शित होगी, जिस पर एंटर करते हुए आगे जाने पर एक नया विंडो खुलेगा जिसमें लेजर नेम एवं फेवरिंग नेम डाला जाना होगा। फेवरिंग नेम के नीचे जिसके द्वारा राशि काटी गई है उसका नाम लिखा जाएगा। फेवरिंग नेम लिखकर एंटर करने पर लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन टाइप में सेम बैंक ट्रांसफर पर जाकर एंटर करेंगे। अमाउंट को यथावत रहने देंगे एवं बैंक अकाउंट नंबर टाइप करेंगे। हमारे पीएचसी का बैंक अकाउंट नंबर है। इसके पश्चात इंस्ट्रूमेंट नंबर डालेंगे। एवं इंस्ट्रूमेंट डेट डालकर एंटर करेंगे। एंटर करने पर नरेशन प्रदर्शित होगा जिसमें काटी गई राशि का विवरण संक्षेप में लिखा जाएगा। नरेशन लिखकर एंटर करेंगे एवं एक्सेप्ट पर यस में क्लिक करेंगे। आपके द्वारा
इस प्रकार बैंक चार्जेस की एंट्री पूर्ण हो जाएगी। अब हम सीखेंगे संस्था अंतर्गत किए जाने वाले व्ययों की वाउचर्स की एंट्री करना। इसके लिए सर्वप्रथम गेटवे ऑफ टैली से एनआरएचएम वाउचर्स पर जाएंगे और एंटर करेंगे। एनआरएचएम वाउचर्स के अंतर्गत फाइनेंशियल वाउचर्स पर जाकर एंटर करेंगे। फाइनेंशियल वाउचर्स में जाने के बाद पेमेंट्स में जाने के पश्चात स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर पर जाकर एंटर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसओई वाउचर्स के अंतर्गत एसओई डायरेक्ट रेवेन्यू, एसओई डायरेक्ट कैपिटल, एसओई इनडायरेक्ट रेवेन्यू और एसओई इनडायरेक्ट कैपिटल प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि एनएचएम में व्ययों को दो प्रकार से बुक किया जाता है, डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से तात्पर्य है कि संस्था द्वारा जब अपने स्वयं के बैंक खाते से भुगतान करते हुए व्यय किया जाता है उसे डायरेक्ट वाउचर्स के अंतर्गत बुक किया जाता है। एवं जब किसी संस्था के द्वारा एडवांस देकर समायोजन पश्चात वाउचर को बुक किया जाता है तो उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में बुक किया जाता है। यहां ध्यान रखने योग्य बात है कि एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एवं कैपिटल के अंतर्गत बुक किया जाना होता है। रेवेन्यू से तात्पर्य है कोई ऐसा व्यय जो कम समय के लिए उपयोग में आने वाली वस्तु हेतु किया जाता है, अर्थात प्रिंटिंग सामग्री, कंटिंजेंसी इत्यादि। एवं कैपिटल वस्तु से तात्पर्य है जो लंबे समय तक प्रयोग में आते हैं, जैसे कि फर्नीचर एवं कंप्यूटर सामग्री इत्यादि। अब हम एसओई डायरेक्ट वाउचर्स बुक करना सीखेंगे। मान लीजिए कि यह हमारी पीएससी का चेक इशू रजिस्टर है जिसमें किए गए भुगतान की क्रमवार जानकारी उपलब्ध है। इस चेक इशू रजिस्टर से हमें डायरेक्ट वाउचर्स बुक करना है। इस हेतु हम सर्वप्रथम टैली पर जाएंगे एवं कंटिंजेंसी व्यय होने के कारण एसओई डायरेक्ट रेवेन्यू पर एंटर करेंगे। एंटर करने के पश्चात संबंधित व्यय जिस तिथि को हुआ है F2 फंक्शन की प्रेस कर उस तिथि को एंटर करेंगे। जैसे कि हमारा व्यय 1/4/2017 को हुआ है, इस कारण वाउचर डेट में हम 1/4/2017 एंटर करेंगे। अकाउंट टाइप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यथावत रहने देंगे एवं एंटर करेंगे, जिसके पश्चात लिस्ट ऑफ लेजर्स प्रदर्शित होंगे। इस लिस्ट में से हमारे जेडीएस खाते का चयन करते हुए एंटर करेंगे। जेडीएस खाते का चयन करने के पश्चात ग्रांट लेजर नेम में लिस्ट ऑफ लेजर्स से प्राइमरी हेल्थ सेंटर अनटाइड फंड का चयन करेंगे।
चूंकि समस्त कंटिंजेंसी व्यय को अनटाइड फंड के अंतर्गत बुक किया जाता है, इस कारण ग्रांट लेजर नेम में अनटाइड फंड का चयन किया गया है। इसके पश्चात अमाउंट में व्यय राशि डालेंगे। व्यय राशि डालने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के पश्चात लिस्ट ऑफ लेजर्स में एंड ऑफ लिस्ट पर एंटर करेंगे। इसके पश्चात एंटर करेंगे। फेवरिंग नेम को यथावत रहने देंगे। ट्रांजैक्शन टाइप में इलेक्ट्रॉनिक चेक का सिलेक्शन करेंगे एवं एंटर करेंगे। अमाउंट को यथावत रहने दे एवं इंस्ट्रूमेंट नंबर में चेक रजिस्टर में दर्ज इलेक्ट्रॉनिक चेक नंबर की संख्या डालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नंबर डालने के बाद एंटर करेंगे एवं इंस्ट्रूमेंट डेट डालकर एंटर करेंगे, जिससे कि अंत में नरेशन प्रदर्शित होगा। नरेशन में व्यय की जानकारी संक्षेप में लिखेंगे। नरेशन लिखने के पश्चात एंटर करेंगे एवं एक्सेप्ट पर यस में क्लिक करेंगे। इस प्रकार हमारा एक डायरेक्ट वाउचर एंट्री हो चुका है। इसके पश्चात चेक इशू रजिस्टर में से दूसरी एंट्री करने के लिए पुनः टैली पर जाएंगे। एसओई डायरेक्ट के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट टाइप एंटर करेंगे। लिस्ट ऑफ लेजर्स से पुनः जेडीएस अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे एवं एंटर करेंगे। चूंकि यह व्यय स्टेशनरी से संबंधित है, इसलिए पुनः अनटाइड फंड का चयन करते हुए एंटर करेंगे। अमाउंट के नीचे व्यय राशि डालेंगे। एवं एंटर करेंगे। अदर डिडक्शंस को यथावत रहने दें। लिस्ट ऑफ लेजर्स पे एंड ऑफ लिस्ट पर जाकर एंटर करें एवं उसी प्रकार पूर्व की भांति एंटर करते हुए इलेक्ट्रॉनिक चेक सेलेक्ट कर इंस्ट्रूमेंट टाइप, इंस्ट्रूमेंट नंबर चेक इशू रजिस्टर से डालें।
इंस्ट्रूमेंट नंबर डालने के बाद एंटर करें एवं इंस्ट्रूमेंट डेट डालें। इंस्ट्रूमेंट डेट 2/4/2017 है, इस कारण टैली में जाकर F2 प्रेस करके वाउचर डेट चेंज किया जा सकता है। अंत में नरेशन प्रदर्शित होगा जिसमें पुनः व्यय की जानकारी डाली जानी है। नरेशन लिखने के पश्चात एंटर करें एवं एक्सेप्ट पर जाकर यस पर क्लिक करें। इससे आपके दोनों वाउचर जो कि डायरेक्ट किस्म के हैं उनकी एंट्री पूर्ण हो जाएगी। एसओई डायरेक्ट वाउचर्स की एंट्री करने के पश्चात अब हम सीखेंगे एसओई इनडायरेक्ट वाउचर्स की एंट्री करना। एसओई इनडायरेक्ट वाउचर्स के तहत हम ऐसे व्ययों की एंट्री करते हैं जो अग्रिम के पश्चात समायोजन हेतु वाउचर प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे व्ययों का समायोजन करने हेतु इनडायरेक्ट रेवेन्यू अथवा इनडायरेक्ट कैपिटल के अंतर्गत वाउचर एंट्री की जाती है। यहां पर समायोजन की जाने वाली एंट्री रेवेन्यू प्रकृति की होने के कारण एसओई रेवेन्यू में एंट्री की जा रही है। समायोजन हेतु सर्वप्रथम इनडायरेक्ट रेवेन्यू पर जाकर एंटर करेंगे। तत्पश्चात F2 फंक्शन की प्रेस करके जिस तिथि को समायोजन किया जा रहा है उस तिथि को डालेंगे। तिथि डालने के पश्चात एंटर करेंगे एवं लिस्ट ऑफ लेजर से समायोजन किस लेजर हेतु किया जा रहा है उसका चयन करेंगे। चूंकि अग्रिम प्राप्तकर्ता को अग्रिम अनटाइड फंड से दिया गया था, इस कारण प्राइमरी हेल्थ सेंटर अनटाइड फंड लेजर का चयन कर एंटर करेंगे। एंटर करने के पश्चात समायोजन की जाने वाली राशि को टाइप करेंगे एवं एंटर करेंगे। एंटर करने के पश्चात लिस्ट ऑफ लेजर से एंड लिस्ट पर जाकर एंटर करेंगे। इसके पश्चात एंटर करते हुए कॉस्ट कैटेगरी पर जाकर हमारे द्वारा पूर्व में बनाई गई कॉस्ट कैटेगरी पीएचसी जगदलपुर का चयन करेंगे एवं पीएचसी जगदलपुर के अंतर्गत राम का चयन करेंगे जिसे
अग्रिम प्रदाय किया गया था, जिससे कि समायोजन की राशि स्वतः ही अमाउंट के नीचे प्रदर्शित होगी। इसके पश्चात एंटर करेंगे। एंटर करने के पश्चात हम देखेंगे कि नरेशन प्रदर्शित हो रहा है। नरेशन के अंतर्गत समायोजन की जानकारी संक्षेप में लिखते हुए एंटर करेंगे। अंत में एक्सेप्ट के नीचे यस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार राम के द्वारा समायोजन की गई राशि 5,000 रुपये एसओई इनडायरेक्ट वाउचर में एंट्री की जा चुकी है। एसओई इनडायरेक्ट वाउचर की एंट्री करने के पश्चात एंट्री सफलतापूर्वक हुई है या नहीं यह देखने के लिए एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे। इसके पश्चात रिपोर्ट्स में एनआरएचएम रिपोर्ट्स पर जाकर एंटर करेंगे। एंटर करने के पश्चात शेड्यूल्स में शेड्यूल ऑफ एडवांस पर जाकर एंटर करेंगे। एंटर करने के पश्चात पार्ट बी में जाकर एंटर करेंगे। क्योंकि हमारा खाता पार्ट बी में स्थित है, इसलिए पार्ट बी में एंटर करने के पश्चात जिस तिथि से एडवांस की जानकारी जिस तिथि तक चाहिए वह डालकर एंटर करेंगे। एंटर करने के पश्चात आप देख सकते हैं कि राम की ओपनिंग बैलेंस 5,000 रुपये एवं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समायोजन की गई राशि 5,000 रुपये प्रदर्शित हो रही है एवं किसी प्रकार का बैलेंस नहीं है, जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि हमारे द्वारा एंट्री की गई इनडायरेक्ट वाउचर सफलतापूर्वक एंट्री हो चुकी है। हमें यह आशा है कि इस वीडियो में दिए गए दिशा निर्देशों को आपने ध्यानपूर्वक देखकर समझा होगा एवं इसके अनुसार कार्य करेंगे। वीडियो को देखने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दल जगदलपुर जिला बस्तर आपका धन्यवाद करता है। वीडियो के अगले भाग के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।